दोस्तों नमस्कार। हर कोई मशगूल है चुनाव को लेकर। सरकार भी आकंठ चुनाव में ही डूबी हुई है। चुनाव को लेकर इस देश में मुद्दे उछलते हैं, उछाले जाते हैं। समूचा मीडिया उसी दिशा में दौड़ पड़ता है और उसके जरिए इस देश की भावनाओं से भी खिलवाड़ होता है और देश के असल मुद्दों पर रेड कारपेट भी बिछा दी जाती है। देश के गृहमंत्री कैराना की गलियों में नजर आए, इंतजार कीजिए प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश की गलियों में ही नजर आएंगे। और इस देश के जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके भी चेहरों को आप पहचानते हैं, वो दरअसल इस दौर में स्टार प्रचारक हैं। तो कौन किस गली में कब होगा, इसका इंतजार कीजिएगा या फिर यह सोचना शुरू कीजिएगा। जब हम और आप चुनाव में डुबकी लगा रहे थे, उस वक्त यह देश कर्ज में डूब रहा था। उस दौर में इस देश में गवर्नेंस के नाम पर देश में बंटाधार हो रहा था। किसी भी क्षेत्र में सरकार के पास कोई सफलता नहीं थी, इसीलिए चुनावी मुद्दे हवा में उछाले जाते और मीडिया उसे लपक लेता। दिन भर बहस चलती और आखिर में पता चलता, अच्छा शेयर बाजार डूब गया, अच्छा इस दौर में किसानों की खुदकुशी भी बढ़ गई, अच्छा इस दौर में कर्ज हमारा और बढ़ गया, अच्छा इस दौर में वाकई यूनिवर्सिटीज पर ताले लग रहे हैं, वाकई कोई भर्ती नहीं हो रही है, छात्रों का भविष्य इस दौर में क्या हो चला है, किसी को भी फिक्र नहीं है। जी, यह चुनाव है। इस चुनाव की छांव तले इस देश की अर्थव्यवस्था को परखने की जरूरत है और यह खास तौर से तब जब सीधा मामला इस देश के उस गवर्नेंस से है जहां पर आप लोकतंत्र को यह कहकर जीते हैं, हमने तो वोट डाल दिया, और सत्ता में जो आता है कहता है हम 5 साल के लिए अब आप ही के लिए काम करेंगे। लेकिन काम होता क्या है और हो क्या रहा है, हमें लगता है आज इसके कच्चे चिट्ठे को समझने की जरूरत है, क्योंकि उस दिशा से हर किसी ने आंखें मूंद ली है। दस्तावेजों को परखें, सरकार के डॉक्यूमेंट्स को देखें, इस दौर के तथ्यों को देखें या फिर उस सच पर से उस रेड कारपेट को उठा दिया जाए और नीचे जो खुरदुरी जमीन है उसकी चुभन को आप महसूस करना चाहेंगे। इस देश के भीतर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं जिसकी कीमत 150 करोड़ से ऊपर की है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की कुल तादाद जो है वो 1673 है। इन प्रोजेक्ट्स में से 445 प्रोजेक्ट्स की कीमत इस दौर में बहुत बढ़ गई। 557 प्रोजेक्ट्स जिस वक्त में पूरे होने थे उससे वो कहीं आगे चले गए और पता नहीं 2024 तक भी वह पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार ने अपनी जेब से तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए दे दिए। बाकी जो बचे थे 9 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल 22 लाख करोड़ का खेल था इतने सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर। लेकिन पता चला कि जब विलंब हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो अब 13 लाख करोड़ दे चुके थे और फिर से 13.5 लाख करोड़ और देने हैं। क्या समझे आप? 4.5 लाख करोड़। इसी दौर में सरकार की फेल होती गवर्नेंस और प्रोजेक्ट को ना पूरा कर पाने की परिस्थितियों ने 4.5 लाख करोड़ का चूना भारत के उस खजाने पर लगा दिया जो जनता के टैक्स के पैसे से भरा जाता है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसी की नहीं है। इस देश में प्रोजेक्ट्स के ऐलान होते रहते हैं, देर हुआ तो क्या हुआ, पैसा बढ़ गया तो क्या हुआ, वो पैसे को फिर से टैक्स के जरिए वसूल लेंगे और ये साइकिल तो चली आ रही है, चलती रहेगी। इसमें गवर्नेंस पे आप उंगली क्यों उठाते हैं? आप चुनाव देखिए, कौन जीतेगा, किन जातियों में मामला फंसा है, कहां पर हिंदू मुसलमान होगा, कहां पर भारत पाकिस्तान होगा, इसी को परखते रहिए। अगला सवाल है, इसी दौर में किसानों को लेकर बड़े सवाल हैं, ये वोट देंगे किसे? योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं वोट हमें मिलेंगे, समाजवादी पार्टी आरएलडी कहती है हमें मिलेंगे, लेकिन इस देश के भीतर का सच पंजाब में भी जाइएगा तो वहां पर भी पंजाब के संगठनों ने भी अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। लेकिन देश के किसानों की फिक्र क्या वाकई इस दौर में सरकार को है? इस बात का जिक्र होता था कि सरकार किसानों की खुदकुशी को रोक लेगी, आय दुगनी कर देगी, यही तो चुनावी वादे थे। लेकिन जिस देश के भीतर में हर एक घंटे एक किसान खुदकुशी कर रहा हो और यह आंकड़ा पुराना नहीं हो, इसी बीते साल का हो, 2021 का हो, तो आप क्या करेंगे? सरकार ने जानकारी दी 2020 में 5,769 किसानों की खुदकुशी हो गई।
2021 में ये 6,000 से ज्यादा किसानों की तादाद हो जाएगी, क्योंकि औसतन जो राज्यों का निकला है वह वाकई बढ़ रहा है। मसलन महाराष्ट्र को आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में 2020 में लगभग 2,500 किसानों ने खुदकुशी की। इस वक्त वह लगभग 2,715 किसानों तक आ गया 2021 में। गवर्नेंस को दोष क्यों दिया जाए? किसान खुदकुशी करता है, करने दीजिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार कहां से होगी? तीसरी स्थिति आई है, जो मिडिल क्लास है, जिसने पैसा फंसाया हुआ था शेयर बाजार में, आज तो वह भी ढहढहा कर गिर गया। तकरीबन 11 लाख करोड़ का सीधे नुकसान हुआ। आज सोमवार का दिन है। इससे पहले शुक्रवार के दिन शेयर बाजार जब खुला था, उस समय शेयर बाजार का जो मार्केट कैप था वो लगभग 270 लाख करोड़ का था। आज वो घटकर 260 लाख करोड़ पर आ गया। अगर पिछले सोमवार को देखिएगा तो उस समय 280 लाख करोड़ का था, यानी 20 लाख करोड़ से ज्यादा इसी एक हफ्ते के भीतर में तबाह हो गया। जानकारी मिली कि जब विशेषज्ञों से बातचीत हुई कि यह पैसा कौन निकाल रहा है, और जब नुकसान है और इतनी बड़ी तादाद में शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है तो जिम्मेदारी किसको ठहराई जाए? पता चला कि शेयर बाजार में पैसा विदेशी निवेशकों का लगा है, और विदेशी निवेशकों को अब विदेश में अपनी जगह पर, जैसे अमेरिका तय कर रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, और भारत में जो पैसा लगाते हैं उनको उतना लाभ नहीं होगा जितना अपने यहां के इंटरेस्ट रेट मिलने लगेंगे। झटके में लोग पैसा निकालने लगे। दूसरी सुगबुगाहट सबने सुनी कि अच्छा, रशिया और यूक्रेन के बीच में कहीं युद्ध की परिस्थिति तो नहीं बन रही है, और यह तनातानी शेयर बाजार को आने वाले वक्त में परेशान तो नहीं करेगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी पे असर तो नहीं डालेगी? पैसा निकलना शुरू हो गया। यानी सिर्फ 5 दिनों के कार्यकाल में जो चल रहा था शेयर बाजार, उसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपए निकल गए। गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर खुद ब खुद कमाने भारत में आ ही जाता है। अब यहां से अगला सवाल सबसे बड़ा है, क्या यह देश एक हारता हुआ देश है? हम किसी भी दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश के भीतर में चुनाव को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहां पर 6 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। उस नेशनल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों की तादाद जितनी कम है या जितनी भर्तियां होनी है, उस पर कभी कोई मुद्दा बनेगा नहीं, क्योंकि इस देश के भीतर का सच क्या है? इस देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं, तो उन बच्चों के भविष्य का आपने सोचा? वो मुद्दा तो बनेगा नहीं। गवर्नेंस के दायरे में वो आता नहीं है। यूजीसी बेफिक्र है, इस देश का एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने तौर पर बेफिक्र है, और इस देश के भीतर में सरकार को क्या फिक्र पड़ता है एजुकेशन को लेकर? जिक्र तो होता है कि बजट आपने कम कर दिया, ये कम कर दिया। यहां तो स्थिति ये आई, जब डाटा निकाला गया सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री के ही हिस्से से, और गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में कहा है उसी से जब निकल कर आया, तो पता चला कि हमारे यहां जो 23 IITs हैं, उसमें भी जो भर्तियां होनी थी वह इस दौर में भर्तियां हो ही नहीं पा रही है। उल्टे जो रिटायर हो रहे हैं उनके बदले भी नहीं आ रही है। मसलन 2019 में 2,813 पद खाली थे, जो 2020 में बढ़कर 3,876 हो गए सिर्फ IIT में। IIM में जो लगभग 350 पद थे वो बढ़कर 403 पद खाली हो गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो पद खाली थे 6,535, वो बढ़कर हो गए 8,856। क्या फिक्र पड़ता है? मामला ये नहीं है, मामला इसके आगे का है। जब अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है तो हमें पैसा चाहिए, और हम कर्ज से पैसा उठाना शुरू करते हैं। दुनिया के बाजार से अलग अलग तरीके से पैसा उठाते हैं और कर्ज में आकंठ डूबते चले जाते हैं, जैसे भारत को चुनाव में आकंठ डुबा दिया जाता है। इस दौर में जो भी होता है, चाहे वो पब्लिक डेब्ट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेब्ट हो, चाहे वो इंटरनल डेब्ट हो, चाहे दूसरी लायबिलिटीज हो, सबको जोड़ते चले जाइएगा तो आपको लगेगा ये देश तो कर्ज के भरोसे ही चल रहा है। कभी वर्ल्ड बैंक से लिया, कभी IMF से लिया, कभी दुनिया के उन तमाम बैंकों से कर्ज लिया गया जिनके जरिए अब अलग अलग क्षेत्र में माना जाता है कि डेवलपमेंट कर देंगे। इस कर्ज की परिस्थितियों को परखने से पहले जरा समझिए हम लोग किस कर्ज को लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, पिछले साल लगभग 12 से 14,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। इंटरनेशनल बैंक ऑफ
रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD 27,570 करोड़ रुपया का कर्ज हो गया। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक 24,109 करोड़ का डेब्ट हो गया। ये सारे करोड़ में है जो हम आपको बताते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को लेकर भी सरकार ने लोन लिया। 2016-17 में 196 करोड़ था जो बढ़कर 228 करोड़ हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बना है, उसमें 18,194 करोड़ रुपए हो गया। यानी बढ़ते बढ़ते इन तमाम एक्सटर्नल डेब्ट में जो बैंकों का सिर्फ हमने नाम लिया, जब नोटबंदी इस देश में आई थी तब 25,000 करोड़ का जो कर्ज था वो बढ़कर लगभग 92-94 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है। कर्ज में डूबी हुई सत्ता और देश की इकोनॉमी का एक सच यह भी है कि हम लोगों ने इस दौर में मोदी कार्यखंड में ही, जो लोग कहते हैं कि पहले की सरकारें भी तो कर्ज लेती थी, यकीनन लेती थी। 2014 में जो हमारे वहां एक्सटर्नल कर्ज था, जो डेब्ट था, वह 2014 में जब मोदी सरकार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब वह कर्ज था $446 बिलियन का था। $446 बिलियन, इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो तकरीबन ये 33 लाख करोड़ का आता है हिस्सा। ये मनमोहन सिंह ने इनको सौंप दिया। मनमोहन सिंह से ये आगे निकले, उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी सौंपा होगा। लेकिन मनमोहन सिंह से जब ये आगे निकले और आज की तारीख में जब हम बातों का जिक्र कर रहे हैं तो सितंबर के महीने तक का डाटा हमारे पास आ गया। यानी अब आखिरी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी जारी ऑफिशियली नहीं हुआ है, अनऑफिशियली है जानकारी, लेकिन ऑफिशियल पर ही हम लोग रहते हैं। सितंबर तक ये जो $446 बिलियन जब सत्ता मिली थी तब था, वो बढ़ते बढ़ते 593 बिलियन डॉलर हो गया। यानी 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कर्ज हो गया, 44 लाख करोड़ को पार कर गया। पूरा एनालिसिस कीजिएगा तो लगभग $147 बिलियन मोदी सत्ता ने कर्ज लिया। सिर्फ एक्सटर्नल कर्ज है ये, इंटरनल वाला और पब्लिक डेब्ट अलग मसला है। 10,96,882 करोड़ का जो कर्ज था वह इस दौर में बढ़ गया है। यह तो पहली स्थिति है। लेकिन एक जहन में और आना चाहिए कि इस देश में जब सरकारें चल रही है तो क्या वाकई कर्ज से ही चलती है? उसका जब हमने औसत निकालना शुरू किया तो लगभग ये निकल के आया कि 50,000 से लेकर 80,000 करोड़ तक इतना कर्ज हर महीने एक्सटर्नली दूसरे बैंकों से सरकार के पास आ ही जाता है। यानी ले ही लिया जाता है। आ जाते का मतलब कोई दान तो कर नहीं रहा है। अब अगर इस कर्ज की परिस्थिति में इस देश की इकोनॉमी को टटोलना शुरू कीजिए और दोबारा इसमें आ जाइए कि आप और हम तो चुनाव में फंसे हुए थे, तो कितना पैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो फूकने का जिक्र हो रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी कह देता है कि हर कैंडिडेट 40 लाख रुपए प्रचार में फूक सकता है, ये जानते समझते हुए कि इस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, असमानता बढ़ी हुई है। जिनके पास पैसा है उसमें मैक्सिमम लोग पॉलिटिशियंस होते हैं। उनके पास जो पैसे का रेंज बढ़ता है, उनका नेटवर्थ बढ़ता है, बैंक बैलेंस से लेकर जो अघोषित संपत्तियां बढ़ती हैं, जिसमें जमीन लेते हैं, मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, स्विस बैंक देखते हैं, दुनिया के दूसरे बैंकों को देखते हैं, उसमें इजाफा सत्ता में आने के बाद ही उसी पूंजी का होता है। तो क्या यह देश सिर्फ एक ऐसी पूंजी से चल रहा है जिसमें देश को चलाने के लिए सरकारों को कर्ज चाहिए और अपनी सुविधाओं के उपभोग के लिए सत्ता में रहते हुए ऐसी ब्लैक मनी चाहिए जो कि इस देश के लूट की हिस्सेदारी में आकर खड़ी हो जाए? तो क्या अगला सवाल यह कहा जाए कि आप चुनाव में अखंड डूब जाइए, हम इस देश को अखंड डुबोने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे? क्या एक ऐसी परिस्थिति है? क्योंकि जब हम इन परिस्थितियों को देखना शुरू करते हैं, इस दौर में सरकार का जो बजट था इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी संभालने का, वह भी तो ऑनलाइन चल रहा था, परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती थी, बेसिक खर्चा जो यूनिवर्सिटीज का होता है वो ज्यादातर खर्चा यही हो रहा था। सरकार ने उस पैसे को भी दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, एजुकेशन क्षेत्र से डाइवर्ट कर दिया। तो देश चल कैसे रहा है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वक्त पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो खजाने को रखा है इस देश के टैक्स पेयर के पैसे के जरिए, उस खजाने को आप लगातार लौटा रहे हैं
लौटा रहे हैं से मतलब यह है कि आप कॉरपोरेट को बांट रहे हैं और उनसे जो चीज़ों को ले रहे हैं वह अपनी पॉलिटिक्स में लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हम लोग लगातार एनपीए का जिक्र करते हैं और एनपीए का जिक्र करते करते हम लोग कहते हैं अच्छा 10 लाख करोड़ का बैंक पर बोझ हो गया है और जो कॉरपोरेट था उसमें लगातार पैसा बांटा जा रहा है। उसका भी जब आरबीआई की रिपोर्ट्स को, जब आप उसकी साइट पे ही जाके रिपोर्ट्स को देखिएगा तो आप एक और हैरत में आ जाइएगा। इस दौर में जितना भी पैसा इस देश में 5 किलो अनाज बांटने के लिए खर्च किया गया, जो भी एमएसएमई पर खर्च किया गया, कहा गया कि हम इसको फिर से जीवंत करना चाहते हैं, जो भी मुद्रा योजना पर खर्च किया गया, सबको आप जोड़ते चले जाइएगा तमाम वेलफेयर स्कीम को, तो पता चलेगा कि सिर्फ 2020-21 के खंड में ही कॉरपोरेट को उसकी तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा और दिया गया है। और खुद ब खुद आरबीआई की अपनी रिपोर्ट कहती है कि उस पैसे में से 60% हिस्सा लौट नहीं पाएगा, यानी वो एनपीए हो जाएगा। कौन संभाल रहा है इस इकोनॉमी को, कैसे संभल रही है अर्थव्यवस्था। और लगातार इस बात का जिक्र है कि आज इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसको हमने मर्ज कर दिया, आप इसी बहस में फंस जाइए। अब वहां पर सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम लगा है, कल वहां पर एक बड़ी मूर्ति, क्या इसी में देश को फंसा दिया जाए। या फिर किसी ने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, चाइना का जिक्र कर दिया, आप उसी में फंस जाइए। इस देश को चलाने की जो पूरी गवर्नेंस है, वह गवर्नेंस कैसे, किस रूप में फेल है या एक व्यक्ति की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में लगी हुई है। क्योंकि ये अलग अलग हिस्से हैं जो पूरे समाज और पूरे देश को प्रभावित करते हैं। उससे अनभिज्ञ कोई कैसे रह सकता है। और जो मुद्दे बार बार उछाले जाते हैं कि आप क्यों नहीं भर्तियां करते हैं, आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं, अरे जनाब इकोनॉमी इजाजत नहीं दे रही है। समझते क्यों नहीं है कि हम ऐसी परिस्थिति में ला रहे हैं जहां सब कुछ अब आने वाले वक्त में ऑनलाइन ही होगा। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखा है, यूजीसी ने बाकायदा लेटर लिखा है कि हमने जो एक वेबसाइट बनाई है स्वयं करके, उसी में प्रोफेसर्स आएंगे, अपना भाषण पढ़ देंगे, अपना एजुकेशन बता देंगे, 40 मिनट की क्लास, बच्चे उसी को पढ़ें, उसी को देखें, कॉलेज आकर क्या करेंगे। लगभग यूजीसी की जो न्यू पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, 40% हिस्सा ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करेंगे। यह ठीक वैसे ही है जैसे योजनाओं का ऐलान, यह ठीक वैसे ही है जैसे चुनाव के वक्त अलग अलग वादे और दावे, यह ठीक वैसे ही है जहां पर अर्थव्यवस्था की दिशा में कोई देखे ही नहीं। जरा सोचने की कोशिश कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो रहा है, गुंडाइज्म का जिक्र हो रहा है, दंगों का जिक्र हो रहा है, अयोध्या का जिक्र है, मथुरा का जिक्र है, इन सब में गन्ना किसानों का जिक्र है और जिन्ना का जिक्र भी है। लेकिन ढहती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आपके पास ऐसा कोई यंत्र भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, बुद्धिमत्ता भी नहीं है, या कौन सी परिस्थिति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब आपकी इकोनॉमी का विश्लेषण होता है तो आप हमेशा से अपने बनाए हुए मीडिया के तंत्र में जो पॉजिटिव चीजें होती हैं या तो उसे ही रखते हैं या नेगेटिव के डाटा भी आप पॉजिटिव में रखकर परोसना चाहते हैं। शायद इसीलिए आपके साथ आर्थिक सलाहकार जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनकी पहचान होती है वह छोड़कर चले जाते हैं, और लेकिन आप कोरम पूरा करते हैं। तो जब आप चुनाव में आकंठ डूबे हुए हों उस वक्त यह देश कर्ज में डूबते हुए, पूरे तरीके से इकोनॉमिक गवर्नेंस में फेल होते हुए, क्या देश बेचने और डुबोने की परिस्थितियों को जी रहा है? यह सोचिए जरूर, अन्यथा भटक जाइएगा चुनावी गलियों में। आज गृह मंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री होंगे, परसों रक्षा मंत्री होंगे, उसके बाद वित्त मंत्री कहीं पर नजर आएंगी, और यही इस देश का एक चुनावी तमाशा होगा जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।